नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वह है रेफरेंस टेक्स्ट बुक सामाजिक विज्ञान, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसके पहले इसी से संदर्भित पहला टॉपिक हम लोग पढ़े हैं, जो हमारे इसी टॉपिक का है। खंड 1 से ही टॉपिक था वह, उसी का दूसरा टॉपिक हम ले रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, पीछे में हम पढ़े कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ है वह फ्रांस से शुरू होता है, और ये भी बता चुके हैं कि फ्रांस में कब शुरू होता है, 1789 में। और 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के लाने का श्रेय जो कारण बताएगा वो भी आपको बताएगा। राजनीतिक कारण थे, आर्थिक कारण भी थे, जो क्रांतियां आई बौद्धिक कारण थे, जिसमें मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो की चर्चा हमने किया। आज हम लोगों को जानना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय हो रहा है, तो आज यूरोप के अंतर्गत राष्ट्रवाद के उदय को हम लोग समझेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बिंदु क्या थे। फ्रांस से शुरू हो गया है, अब पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कराना है, तो चलें फ्रांस से शुरू होकर के यूरोप के राष्ट्रवाद की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो पहला यह जानना जरूरी है कि जब आज के मैप में हम देखते हैं, आज का मैप जब हम खोजते हैं, यूरोप को देखते हैं मैपों में, तो जिस ढंग से आज का यूरोप दिखाई दे रहा है, पीछे 18वीं शताब्दी के अंतर्गत अगर कहा जाए तो वैसा यूरोप नहीं जैसा आज का है, वैसा पहले का नहीं था। दोनों में काफी अंतर हो गए हैं। तो यह राष्ट्रवाद का जो निर्माण किससे संदर्भ में हम पढ़ने जा रहे हैं, पहला टॉपिक यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अगर हम देखें तो 18वीं सदी में, ध्यान से अगर समझेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। 18वीं सदी के अंतर्गत, कब 18वीं सदी का मतलब जान रहे ना, 1701, 2, 3 के बाद वो 18वीं सदी माना जाता है। तो 18वीं सदी के अंतर्गत अगर हम अध्ययन करें मानचित्रों पर, तो राष्ट्र उस तरह से नहीं थे जैसे आज के राष्ट्र दिखाई देते हैं। आज का मतलब 18वीं सदी में इस तरह का राष्ट्र नहीं था जैसे आज दिखाई दे रहा। आज का मतलब जैसे आज जर्मनी, इटली हमें दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? जर्मनी, इटली के जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड के राष्ट्र जो मानचित्र, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड जिस जैसा आज मानचित्र पर दिखाई दे रहे हैं, वैसा 18वीं शताब्दी में नहीं थे। क्लियर हुआ? वैसा कब नहीं थे? जिस ढंग से आज जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, फ्रांस आज दिखाई दे रहे थे, वैसा कहा जाए तो 18वीं शताब्दी के अंतर्गत वैसे राष्ट्र नहीं थे जैसे आज दिखाई दे रहे। काफी अंतर था। अंतर क्या था? 18वीं सदी के अंतर्गत जाते हैं, कैसे था? 18वीं सदी के अंतर्गत देश राजशाहियों, कहां का? यूरोप के संदर्भ में बात हो रही है। यूरोप के अंतर्गत देश राजशाहियों, किसमें बटा था? राजाओं को, रजवाड़ों में, किसमें? राजशाहियों, डचियों, किसमें? डचियों, और कैंटनों। ध्यान देना, राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे। ये लोग आपस में क्या किए थे? इसी रूप में बटे हुए थे, और राजशाही में बटे थे, डचियों, कैंटनों में ये विभाजित थे। और सबसे बड़ी बात थी इन तीनों का,
राजशाही डचे और कैंटनों का ये पूरी तरह से स्वायत्त क्षेत्र के रूप में स्वायत्त होकर शासन चलाते थे। स्वतंत्र रूप से स्वायत्त क्षेत्र के रूप में शासन संचालित करते थे। स्वायत्त क्षेत्र स्वतंत्र थे, आपस में क्या थे? तो कहने का मतलब 18वीं सदी में यूरोप में जो शासन चलता था क्लियर हो गया होगा। राजशाहियों, डचियों और कैंटनों के बीच में ये आपस में विभाजित थे, जो आपस के क्षेत्रों में स्वायत्त रूप से शासन चलाते थे। अब अगर हम देखें तो पूरे यूरोप पर बात करें, पूर्वी यूरोप के अंतर्गत जो पूर्वी मध्य यूरोपीय देश है, पूर्वी मध्य यूरोप का, वहां पर निरंकुश शासन था। पूर्वी मध्य पर क्या था? कौन सा शासन? निरंकुश शासन। निरंकुश शासन, निरंकुश शासन जान रहे हैं, जिसकी इच्छा ही सर्वोपरि होती थी, जिसकी इच्छा ही कानून, जिसके आदेश ही न्याय, जैसा चाहा वैसा किया। तो पूर्वी मध्य यूरोप में निरंकुश शासन स्थापित था और इसके अंतर्गत ऑस्ट्रिया, हंगरी आदि यूरोपीय देश आते थे। उसी भांति यहां पर अगर देखें तो पूर्वी मध्य के बाद पूरा यह क्षेत्र राजशाही, डचे, कैंटों और पूर्वी मध्य, निरंकुश, मध्य यूरोप, पश्चिमी यूरोप, ये टूटे टूटे रूपों में बटे हुए थे। अब बात आती है कि यह जब आपस में बटे थे और इनके बटने में ये भी ध्यान दीजिएगा, इनकी भाषा, इनके रहन सहन, इनकी संस्कृतियां काफी भिन्नता थी। इनमें केवल एक समानता थी, इनमें केवल एक समानता, एक बात थी कि सभी यूरोपीय के रहने वाले लोगों में राजा के प्रति जो निष्ठावान था वह एक जैसा दिखाई देता है। नहीं समझे? राजा के प्रति ये बटे हुए तो जरूर थे, भाषा, बोली, रहन सहन, ये ढंग से आपस में बटे हुए थे, लेकिन अगर इनके अंदर कुछ ही प्रकार की कुछ निष्ठा दिखाई देती है तो एक निष्ठा इनके अंदर बहुत अच्छी दिखाई देती थी कि सारे यूरोपियों का अपने अपने राजा के प्रति इनकी क्या थी? विशेष निष्ठा प्राप्त थी। राज्य के प्रति, अर्थात किसके प्रति? राजा के प्रति, राजा के प्रति विशेष निष्ठा प्राप्त थी, अर्थात राजा के प्रति सम्मान इनका विशेष दायित्व कर्तव्य हुआ करता था, उसे सभी लोग स्वीकार करते थे। अब बात आती है कि यूरोपीय देशों में यह स्थितियां किस समय की है? 18वीं सदी में। 18वीं सदी में हमको क्या जानना है? राष्ट्रवाद का निर्माण। राष्ट्रवाद के निर्माण के पहले यूरोप कैसे कैसे बटा था? निरंकुश शासक डचों, कैंटरों के बीच में किसके प्रति निष्ठा हुआ करती थी? राजा की। यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां की सामाजिक व्यवस्था पर अगर हम ध्यान दें तो यूरोपीय देशों में कुलीन वर्ग का एक विशेष स्थान हुआ करता था। कुलीन वर्ग यूरोपीय समाज का सर्वश्रेष्ठ एक उच्च स्थान प्राप्त वर्ग के लोगों को कहा जाता था, जिनके अंतर्गत इनको भूमि का स्वामी, इनको क्या कहा जाता था? भूमि का स्वामी माना गया है। कुलीन वर्गों को क्या माना गया है? भूमि का स्वामी माना गया है। यह वर्ग सामाजिक और राजनीतिक रूप से यूरोपीय महाद्वीप में सबसे प्रभावशाली था। यह कौन वर्ग? कुलीन वर्ग भूमि का स्वामी था और साथ ही साथ राजनीतिक और सामाजिक रूप में देखा जाए तो यूरोप का सबसे सफल, सबसे सुशिक्षित, श्रेष्ठ वर्ग के रूप में जाना जाता था।
और सबसे प्रभावशाली वर्ग था। कौन सा वर्ग? कुलीन वर्ग सबसे प्रभावशाली वर्ग था। कुलीन वर्ग को थोड़ा और जाने। कुलीन वर्ग ग्रामीण क्षेत्रों, सबसे प्रभावशाली वर्ग था उस समय। ग्रामीण क्षेत्र की संपत्ति और नगरीय भवनों, ग्रामीण क्षेत्र की संपत्ति और नगरीय भवनों, नगर में जो भवन बने हुए थे, नगरीय भवनों का मतलब क्या? जो नगर में ग्रामीण की जो संपत्ति होती थी और नगरों में जो क्या बने हुए थे, उस समय नगरों में जो भवनों का निर्माण किया गया था, इनके ये स्वामी होते थे। कौन स्वामी होता था? कुलीन वर्ग। ग्रामीणों की संपत्ति का, नगरीय भवनों की संपत्ति का स्वामी कौन होता था? कुलीन वर्ग हुआ करते थे। भाषा पर अगर कहें तो राजनीतिक रूप से या पढ़े लिखे उच्च वर्गों के बीच में जो भाषा बोली जाती थी वह फ्रेंच भाषा। यूरोप के संदर्भ में हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। कौन सी भाषा बोली जानी है? फ्रेंच भाषा बोली जाती थी। इनके बीच में कौन सी भाषा? फ्रेंच भाषा लोग उच्च वर्गों के द्वारा बोला जाता था। पश्चिम यूरोप में अगर हम बात करें तो पश्चिम यूरोप के लोग भूमि पर किराएदार और छोटे कृषि के लोग थे। छोटे छोटे भूमि के, अगर पश्चिम यूरोप की बात करें तो पश्चिम यूरोप में किराएदार और किराएदार के साथ साथ छोटे भूमिहीन, छोटे भूमिधर लोग रहा करते थे। ये पश्चिम यूरोप की बात है। आगे देखा जाए, पूर्वी यूरोप में भूमि बड़ी जागीरदारों में विभक्त थी, जिस पर पूर्वी में भूमि बहुत बड़े जागीरदारों में विभक्त थी, जिस पर भूदास खेती किया करते थे। वो जागीरदारों के रूप में थी। कहने का मतलब चाहे पूर्वी की बात लिया जाए, चाहे पश्चिमी की बात लिया जाए, चाहे इधर पश्चिम यूरोप में औद्योगिकरण की भी शुरुआत हो गई थी। यहाँ पर औद्योगिक उत्पादन, व्यापार में वित्त, शहरों का विकास भी होना शुरू हो गया था। कहाँ? यहाँ पर। और वाणिज्यिक वर्गों के उदय से, वाणिज्यिक वर्गों के, पश्चिम अगर यूरोप की बात करें तो वाणिज्यिक वर्गों के उदय से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति भी होती है। इंग्लैंड में क्या होता है? वाणिज्यिक, पश्चिम यूरोप में औद्योगिकरण के फलस्वरूप इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत भी होती है। कहाँ? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। पश्चिम यूरोप की वजह से वहां उद्योगों का शुरुआत हुआ, जिसके फलस्वरूप इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। और जर्मनी और फ्रांस में यह औद्योगिकरण, यह इंग्लैंड में औद्योगिकरण कब हो रहा है? 18वीं सदी में। वहीं जर्मनी और फ्रांस में औद्योगिकरण की शुरुआत अगर देखा जाए, जर्मनी और फ्रांस में औद्योगिकरण की शुरुआत अगर देखा जाए तो यह 19वीं सदी के अंतर्गत किया जा रहा है। अब यहां पर जानना है कि उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने हैं। यूरोप के राष्ट्रवाद के निर्माण में एक बार पुनः सारांश से हम चर्चा कर लें। उदारवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण में पहला चीज हमने क्या समझा कि पहले जो यूरोप था वह छोटे छोटे कैंटिनों, डचों, राजशाहियों में विभक्त था। यही चर्चा किया गया। इनकी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी कोई विशेष सामंजस्यपूर्ण नहीं थी, लेकिन इनमें एक बात जरूर थी कि ये राजा के प्रति निष्ठावान हुआ करते थे। कब? 18वीं सदी में। लेकिन पश्चिम में 19वीं सदी में औद्योगिकरण होता है और औद्योगिकरण के फलस्वरूप इंग्लैंड में 18वीं सदी में औद्योगिकरण हुआ, तो फ्रेंच और जर्मन में 19वीं सदी में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। यह राष्ट्रवाद के निर्माण की प्रक्रिया की बात हो रही है। इसके पहले राष्ट्रवाद का उदय हम बता चुके हैं। निर्माण की प्रक्रिया में
दूसरा है उदारवाद। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? यहां कुछ बातें और समझ लेनी चाहिए। जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं यूरोप के अंतर्गत दो बातें, या तो लोग काफी संपत्तिशाली थे या तो संपत्तिहीन थे। ये चर्चा किए। संपत्तिशाली और संपत्तिहीन लोगों के बीच में एक और भी वर्ग था जिसे मध्यम वर्ग कहा जाता है। दोनों के बीच का जो द्वंद्व था वह कहां? मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग का मतलब बुर्जुआ वर्ग के नाम से जाना जाता था। इस बुर्जुआ वर्ग में कौन लोग थे? डॉक्टर थे, वकील थे, काफी सुशिक्षित लोग, पढ़े लोग थे, जो राजाओं की नीतियों से समानता के भावों को लेकर के कहा जाए पादरी और सामंतों से निश्चित तौर से कुंठित हुआ करते थे। और इनका कार्य था कि जो किसान अत्यधिक गरीब तबके का था, जो बिल्कुल गरीब तबके का था, उनके प्रति और स्वयं को समानता स्थापित करने के लिए किसके क्यों द्वितीय दर्जे के माने जाते थे? क्योंकि राजा की नजर में पादरी और सामंतों का उच्च स्थान हुआ करता था। और इससे मुक्त देने के लिए बुर्जुआ वर्ग के द्वारा एक क्रांति की शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर के समानता को रखा जा रहा है। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। स्वतंत्रता और समानता। हालांकि एक विद्वान ने कहा कि बुर्जुआ की जो यह फ्रांस की क्रांति हुई है, समानता को पहले, स्वतंत्रता को लेकर के लड़ी जा रही है, क्योंकि इन्हें द्वितीय दर्जे का वह स्थान नहीं मिल रहा है जैसे किसको मिल रहा राजा की तरफ से। पादरियों को, पादरी करों से मुक्त थे, उनसे संपत्ति, अपार संपत्तियां उनके पास रहा करती थी। वही स्थिति पादरियों के साथ साथ सामंतों की भी थी। जो कर देने के लायक था उसे से कर नहीं लिया जाता था, जो कर नहीं देने लायक था उससे कर लिया जाता था। यह बहुत बड़ा कारण था। और यहाँ इसके साथ साथ एक और भी वर्ग था जो सुशिक्षित वर्ग था, जिसमें डॉक्टर, वकील आदि लोग आया करते थे। यह वर्ग भी इस व्यवस्था से खिन्नता लेकर के एक स्वतंत्रता, एक समानता के अभाव को जगाने के लिए निम्न वर्गों के साथ मिलकर के एक आंदोलन का रूप देते हैं। और यहीं पर याद रखेगा 1804 में नेपोलियन के द्वारा नेपोलियन संहिता भी बनाई जाती है। और नेपोलियन संहिता में वहां उदारवाद के आधार पर 1804 में स्वतंत्रता को आधार दिया जाता है कि मनुष्य का जन्म से ही स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, वहां किसी के द्वारा उसकी स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाया जाता। तो हम इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। यह तो हो गया राष्ट्रवाद के निर्माण में क्या भूमिका रही। अब देखिए उदारवादी राष्ट्रवाद का मायने क्या है। तो उदारवादी राष्ट्रवाद का मायने क्या है, तो पहले हमें जानना होगा उदारवाद है क्या। उदारवाद को जानने के लिए सबसे पहले हमें उदारवादी राष्ट्रवाद को जानना पड़ेगा। उदारवादी राष्ट्रवाद, उदारवादी लिबरलिज्म, इसका मुख्य ध्येय है स्वतंत्रता। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? स्वतंत्रता। उदारवादी का मुख्य लक्ष्य क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए? स्वतंत्रता ही इसका मुख्य गारंटी देने की बात करती है। उदारवाद का मुख्य ध्येय है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता। यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता की कहता है। किसकी स्वतंत्रता की बात कर रहा है? व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात। लेकिन कैसे व्यक्ति, यह जानने की जरूरत है कि उदारवाद जिस व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहा है वह ऐसे व्यक्ति की जो संपत्तिशाली हैं। किसकी बात कर रहा है? जो संपत्तिशाली हैं। संपत्तिहीनों की बात नहीं कर रहा, संपत्तिशाली व्यक्तियों की स्वतंत्रता की बात कर रहा, संपत्तिहीन व्यक्तियों की नहीं।
संपत्तिशाली व्यक्तियों की स्वतंत्रता की बात किया जा रहा है किसमें? उदारवादी राष्ट्रवाद के अंतर्गत। इसका एक था, अब यहां देखा जाए उदारवाद क्या लेके आ रहा? स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता। जो राजशाही के अंतर्गत स्वतंत्रता नहीं मिल रही थी, आज प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या आह्वान हो रहा है कि व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए? स्वतंत्रता। दूसरी तरफ दूसरा क्या दे रहा उदारवाद? कानून के समक्ष या विधि के समक्ष समानता। कानून के समक्ष, कानून के समक्ष समानता। उदारवाद क्या दे रहा है कि कानून की दृष्टि में, कानून की नजर में सभी लोग क्या हैं? समान हैं। अब कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता। अब तक राजा की दिए हुए आदेश कानून थे, आज राजा भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। यह उदारवादी राष्ट्रवाद है। उदारवादी राष्ट्रवाद क्या दे रहा है? स्वतंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता। और क्या दे रहा है? कानून के समक्ष समानता। आज कानून की दृष्टि में कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून की नजर में चाहे वह बड़ा सा बड़ा व्यक्ति हो या छोटा से छोटा व्यक्ति हो, कानून की दृष्टि में वह सभी लोग क्या हैं? समान हैं। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं। और साथ ही साथ तीसरा बिंदु क्या है? सहमत की सरकार। तीसरा बिंदु क्या है? सहमत की सरकार। सहमत की सरकार तीसरा बिंदु है इसका, सहमत की सरकार। सहमत की सरकार जनता की इच्छा के अनुरूप, जनता की मनोभाव के अनुकूल, जनता के साथ संबंधों के साथ स्थापित होने वाली सरकार को क्या कहा है? सहमत की सरकार। स्वेच्छाचारी शासक नहीं, बल्कि जनमत के, जन सहमत पर आधारित सरकार की व्यवस्था की बात करती है। कौन सा? उदारवादी राष्ट्रवाद। तो क्या क्या मिला? व्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, सहमत की सरकार और निरंकुश शासक पादरी वर्ग। या और साथ साथ क्या करा? निरंकुश शासक, निरंकुश शासक, निरंकुश शासक, पादरी वर्ग, पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों का अंत। उदारवाद क्या देने जा रहा है? किसको विशेषाधिकार मिला था? शासक को, सामंतों को और पादरी वर्गों को। यहां क्या करा? जिन्हें भी विशेषाधिकार मिल रहे हैं उसका क्या होना चाहिए? उदारवाद उसे क्या कर रहा है? उसका अंत कर दे रहा है कि नए उदारवादी राष्ट्रवाद के अंतर्गत निरंकुश शासक, पादरी वर्ग और विशेषाधिकारों का क्या होना चाहिए? अंत होना चाहिए। और संविधान, संविधान, संविधान संसदीय सरकार, संविधान संसदीय सरकार, संविधान संसदीय सरकार, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर, प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर है। तो उदारवाद के राष्ट्रवाद का आप ऊपर पढ़े, जो निरंकुशता के लिए निश्चित है प्रश्न चिन्ह है, उन्हें रोकने का प्रयास है। उदारवाद एक नई व्यवस्था देने के लिए राष्ट्रवाद के रूप में ला रहा है, लोगों को आह्वानित कर रहा है कि उसे क्या मिलना चाहिए? व्यक्ति की स्वतंत्रता पहले, और कैसी कि कानून के दृष्टि में सभी लोग क्या हो? समान हो। सरकार जनता की सहमत पर निर्भर हो, स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। और निरंकुश पादरी वर्ग को जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं, विशेषाधिकार मिले हैं, उनका अंत किया जाए। और संविधान देश की कानून के लिए एक सर्वोच्च व्यवस्था, संविधान और संसदीय सरकार मतलब उत्तरदायी सरकार, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की बातें कही जा रही है। अगर हम कहें तो फ्रांस के संदर्भ में ध्यान दीजिएगा, यह हमारा क्या रहा? उदारवादी राष्ट्रवाद के संदर्भ में बातें कही जा रही हैं, उदारवादी राष्ट्रवाद पर। आगे हम चलते हैं थोड़ा सा
देखते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। उदारवादी राष्ट्रवाद का माने क्या है? तो नए निरंकुश राज के अंतर्गत हटते हुए एक नई दिशा में बढ़ रहा है। स्वतंत्रता, कानून के समझ समानता, सहमत की सरकार और निरंकुश और विशेषाधिकारों का अंत। आगे बढ़ते हैं। अब आती है कि उदारवाद के अंतर्गत राष्ट्रवाद जो व्यवस्थाएं लाई गई, और फ्रांस में मूलतः हम आते हैं फ्रांस के अंतर्गत। फ्रांस में अगर हम चुनाव के संदर्भ में देखें तो फ्रांस में उदारवादी प्रजातंत्र का प्रथम राजनीतिक प्रारंभ माना जाता है। प्रथम राजनीतिक प्रारंभ वहां क्या माना जाता है? मत देने। क्या माना जा रहा है? मत देने। राजनीतिक प्रारंभ क्या है यहां का? फ्रांस का मत देने और चुनने का अधिकार। मत देने और चुनने का अधिकार। क्या यह राजशाही तंत्र के अंतर्गत संभव था? नहीं। मत देने और चुनने का अधिकार, वह मत देने चुनने अधिकार, और यह मत देने और चुनने का अधिकार, यह भी ध्यान दीजिएगा, केवल संपत्तिशाली व्यक्तियों को था। किसके अंतर था? संपत्तिशाली व्यक्तियों के अंदर। मत देने और चुनने का अधिकार किसे प्राप्त था? संपत्तिशाली व्यक्तियों को प्राप्त था। संपत्तिहीन पुरुषों, संपत्तिशाली व्यक्तियों का, अगर यह कहा जाए कि संपत्तिहीन पुरुषों एवं महिलाओं को संपत्तिहीन पुरुषों एवं महिलाओं को यह अधिकार प्राप्त नहीं था। कौन सा अधिकार? फ्रांस में मत देने और चुनने का। मत कौन दे सकता था? जिसके पास संपत्ति। कौन दे सकता था? जिसके पास संपत्ति। और जिसके पास संपत्ति नहीं थी, चाहे पुरुष हो, वैसे ऑलरेडी महिलाओं को यह मत देने का अधिकार नहीं प्राप्त था। नेपोलियन के संहिता पर अगर हम देखें, यह अधिकार तो नहीं था। नेपोलियन की संहिता में पुनः सीमित मताधिकार। नेपोलियन की संहिता में 1804 में था। नेपोलियन की संहिता में, जो आपके टॉपिक में आगे मिलेगा नेपोलियन में, वहां चर्चा किया जाए। नेपोलियन की संहिता में पुनः सीमित मताधिकार, पुनः क्या लाया गया? सीमित मताधिकार। 1804 में सीमित मताधिकार वापस लाई, और महिलाओं को सीमित मताधिकार वापस लाई और महिलाओं को अवयस्क के रूप में रखा गया। महिलाओं को अवयस्क के रूप में रखा गया और पिता और पतियों के अधीन माना गया। महिलाओं को किसके अधीन? पिता और पतियों के अधीन माना गया। तो उदारवादी राष्ट्रवाद का क्या मायने है? तो आप बता सकते हैं कि उदारवाद राष्ट्रवाद के अंतर्गत मुक्त व्यापार, स्वतंत्रता, संपत्ति के संदर्भ में, मत के संदर्भ में अगर कहें तो मत उन्हीं को देने का अधिकार प्राप्त था जो संपत्तिशाली थे। संपत्तिहीन पुरुषों के लिए भी मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। और साथ ही साथ नेपोलियन के शासन 1804 में, हालांकि 1805 में इसकी हत्या का पराजित कर दिया जाता है। अभी चर्चा करते हैं उसकी। के बाद उदारवाद में का मुख्य ध्येय था स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता इसलिए आधार बनाया गया कि निरंकुश राजाओं के शासन में स्वतंत्रता का अभाव था और अत्याचार का जो पैमाना था, जो माप तौल के सिस्टम अलग अलग जगहों पर अलग अलग थे,
व्यापार में असुविधाएं थी उसे दूर करने का प्रयास था। तो यहां पर देखेंगे इसको उदारवादी राष्ट्रवाद का माने क्या, यहां पर आते हैं कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। अब हम इसकी पर चर्चा करते हैं, कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। थोड़ी सी चर्चा यहां करते हैं। कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग, चलिए इस पर हम विचार करते हैं। पहले ही बताया गया है कि यूरोपीय समाज के अंतर्गत दो प्रकार के समाज हैं, चर्चा हम कर चुके हैं। एक शक्तिशाली, एक अत्यधिक शक्तिशाली वर्ग था, एक धनवान वर्ग था, तो दूसरा धनहीन वर्ग था। एक धनवान वर्ग था तो दूसरा धनहीन। तो दोनों के अंदर एक धनवान दूसरा धनहीन, और शोषण हमेशा धनवानों के द्वारा धनहीनों का किया जाता है। उन्हें उनके वाजिब जो उनका कार्य होता है उसका पारिश्रमिक उन्हें को पाने में दिक्कतें होती हैं, नहीं मिलती। यहां पर थोड़ा सा और सरल भाषा में इसके पहले हम पढ़ाए हैं, धनवान और धनहीन कि में जब यह विवाद बनता है तो यहां पर एक औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, यहां एक औद्योगिक क्रांति जब होती है तो इस औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप एक नया वर्ग आता है जिसे बुर्जुआ या मध्यम वर्ग कहा जाता है। मध्यम वर्ग कहा जाता है। कौन सा वर्ग? बुर्जुआ और मध्यम वर्ग कहा जाता है। बुर्जुआ और मध्यम वर्ग को वह सम्मान नहीं था जो धनवानों के अंतर्गत कहा जाए। किसको किसको प्राप्त था? पादरी और सामंतों को प्राप्त था। किसको किसको? पादरी और सामंतों को जो प्राप्त था वह इनको यहां प्राप्त नहीं था। हालांकि यह शिक्षित थे, सभ्य थे, शिक्षित सब डॉक्टर, वकील, नायब आदि ऐसे लोग इस पद के अंदर, लेकिन कहीं न कहीं समानता अगर राजा के प्रति देखा जाए तो इन लोगों को करों से राजा के द्वारा क्या किया गया था? इनको करों से मुक्त कर दिया गया था। इनको क्या किया गया था? इनको करों से मुक्त कर दिया गया था। जबकि ये लोग करों से मुक्त नहीं थे। कर किसको देना पड़ता था? विशेष करके इनको देना पड़ता था। और यहीं पर एक नए वर्ग के द्वारा, बुर्जुआ वर्ग के द्वारा समानता के भाव को लाने के लिए नारा क्या देते हैं? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात करते हैं। 1804 में नेपोलियन संहिता, 1815 में, ध्यान दीजिएगा, 1815 के अंतर्गत बाद एक नया रूढ़वादी का व्यवस्थाएं कहा जाए, यूरोपीय सरकारों में नेपोलियन की हार हो जाती है। 1815 में नेपोलियन की पराजय होती है। नेपोलियन की क्या हो जाती है? पराजय। 1815 में नेपोलियन की पराजय हो जाती है। और नेपोलियन की पराजय होने के फलस्वरूप अगर देखा जाए तो नेपोलियन के पराजय में ब्रिटेन, प्रशा आदि देशों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1815 में नेपोलियन की पराजय होकर रूढ़वादी मान्यताएं, नेपोलियन के पराजय के बाद पुनः रूढ़वादी मान्यताएं, याद रखिएगा, नेपोलियन जब 1804 में जब नेपोलियन शासन सत्ता पर आता है
तब भी रूढ़वादी परंपराओं को, उन निरंकुश राजाओं को तोड़ने का प्रयास करता है। लेकिन इसके पराजय के बाद पुनः रूढ़वादी परंपराएं स्थापित होती हैं। 1815 में नेपोलियन की पराजय के बाद रूढ़वादी मान्यताओं में जैसे राजतंत्र, कौन कौन सा? राजतंत्र, चर्च, सामाजिक उच्चता निम्नता, सामाजिक उच्चता और निम्नता, संपत्ति और परिवार बनाए रखना, नेपोलियन ने जो परिवर्तन किया था, परिवर्तन था स्वतंत्रता, लोगों को रोजगार, लोगों को समानता की बात किया था। तो लगता था कि नेपोलियन के आने के बाद यह समाज में यह बदलाव होगा। लेकिन नेपोलियन के पराजय के बाद देखा जाए तो नेपोलियन के पराजय में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और यूरोपी, ब्रिटेन, रूस, प्रसा, यूरोपी देशों ने इसको पराजित किया। और पराजित करने के बाद नेपोलियन की सीमाएं, फ्रांस की सीमाएं जहां गई, काफी बढ़ गई थी, वहां पर इनके अंकुश लगाने के लिए इसके क्षेत्रीय सीमाओं पर भी क्षेत्रीय सीमाओं पर छोटे छोटे राज्य को स्थापित करते हुए इसे रोका गया, कि जिससे बाद में पुनः यह राज्य पूरी तरह से स्थापित न हो सके। यह ध्यान रखते हुए यहाँ पर इसको रोका गया। और फ्रांस की व्यवस्थाओं में हमने अभी भी बताया, कुलीन वर्गों का एक विशेष स्थान था, जो शासन की सत्ता पर पूरी तरह से उनका नियंत्रण रहा करता था, एक सर्वोच्च सम्मानित पदों पर रहा करते थे। तो यह कहने का मतलब, थोड़े टॉपिक के अंतर्गत हम केवल यहाँ पर यह बताने का प्रयास किए कि राष्ट्रवाद का निर्माण में पहले कैसे थे यूरोप, बाद में बढ़ करके कैसे हुए, उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है, कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग जो है यह बुर्जुआ है। और यही बुर्जुआ के फलस्वरूप जो क्रांति का नारा दिया जाता है, और यह क्रांति का नारा 1789 में फ्रांसीसी क्रांति से उभरा और पूरे यूरोप में धीरे धीरे छा गया। अब हम पूरे यूरोप में एक एक करके जब चर्चा करेंगे तो जो अभी तक यहां आपको टफ लग रहा होगा, क्योंकि तालमेल नहीं दिखाई दे रहा होगा, कुछ दिक्कतें आ रही, वह आपके अगले इस टॉपिक के साथ जब जुड़ेंगे तो सारी बातें आपको एक एक देश के द्वारा जब यह बताया जाएगा तो अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। क्योंकि यहाँ केवल थ्योरी की बात कही जाए, अब उदारवाद राष्ट्रवाद क्या है, कैसे बढ़ रहा है, तो इन सब बिंदुओं पर थोड़ा सा मंथन करने की जरूरत होती है। लेकिन जैसे ही आप अगले टॉपिक पर जुड़ेंगे आपको यह टॉपिक अपने आप पूरा खुलता नजर आ जाएगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई। इतना तो आप जरूर बता दें हमें, कहाँ से शुरू होती है, 1789 फ्रांस से धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ेगी। अभी तो कंडीशन देखा गया, अब आगे जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे नेपोलियन का क्या प्रभाव, कैसे रोका गया, यह सारी बातें अब अंदर आपको मिलती चली जाएगी। तब चलते हैं, क्लास को यहीं पर रोकते हैं, पुनः अगले क्लास में मुलाकात होती है। जय हिंद।